हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं वाक्य अशुद्धि के नियम। इसके पहले मैं अगर वो आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूं, वहां से देख लीजिए, या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पे मैंने 2 नियम बता दिया था वाक्य अशुद्धि के। अब मैं बताने जा रहा हूँ तीसरा नियम। इसको अच्छे से समझिएगा, आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 2 मैं नियम बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए। तीसरा नियम है विशेषण संबंधी नियम। विशेषण किसे कहेंगे? जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण संबंधी नियम में जब आएंगे तो हम देखेंगे कि इष्ट प्रत्यय के बाद हम तर या तम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है सबसे, यानी अधिक होता है, सबसे अधिक। तो इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी हम तर या तम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम आपसे कह दें श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठतम गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, सोहन कक्षा में श्रेष्ठतम है, तो यहाँ पे अशुद्धि है, यहाँ पे श्रेष्ठतम नहीं लिखेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ इष्ट प्रत्यय से बना हुआ है। तो यहाँ तम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि तम का मतलब होता है सबसे। जब यहाँ पे सोहन कक्षा में तम का प्रयोग नहीं करेंगे, श्रेष्ठ खुद है, तो श्रेष्ठतम कहने की जरूरत नहीं है, अर्थात शुद्ध क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। यानी कक्षा में सोहन क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम नहीं करेंगे, क्योंकि इष्ट प्रत्यय के साथ तम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आप पहला समझ गए। दूसरा समझो, दिनेश कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो, जब सबसे कह दिया तो अधिक के साथ हम अधिकतम प्रयोग नहीं करेंगे। अधिकतम शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पे क्या प्रयोग करेंगे कि दिनेश कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? अधिक अंक प्राप्त किए। जब सबसे दे दिया तो हम फिर सबसे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि शुरुआती वीडियो मैंने बताया था कि जब 2 अलग अलग शब्द का अर्थ एक हो तो वाक्य अशुद्धि में लगभग ज्यादातर दूसरा वाला शब्द आपको हटाना पड़ता है। तो जब सबसे दे दिया तो अधिकतम शब्द तम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए सबसे हटा दीजिए, तब यहां अधिक कैंसिल कर देंगे, तब हो जाएगा दिनेश कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए, तब सही हो जाएगा। तब सबसे हटाना पड़ेगा। अगर सबसे है तब यहां पे अधिकतम हटा के अधिक का प्रयोग कर देंगे। यानी 2 तरीके से वाक्य सही होगा। एक, दिनेश कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, और सबसे हटा देंगे तो दिनेश कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। समझ में आया? तो ये हो गया, इष्ट प्रत्यय के साथ कभी भी तर या तम का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा ताजा और सुनहरी का प्रयोग कैसे होता है। जैसे पहला एग्जांपल है, सोहन बाजार से ताजी सब्जियां लाया। तो देखने में तो लग रहा है भाई ताजी सब्जियां लाया, तो वाक्य शुद्धि के हिसाब से ताजी सब्जियां क्या है? गलत है। यहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? ताजा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कि सोहन बाजार से ताजा सब्जियां लाया। ठीक है, ताजी नहीं होगा। ठीक। दूसरा कह रहा है, मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूं। ठीक है, स्त्रीलिंग है जो बता रही है कि मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती हूं, तो यहां सुनहरे नहीं होगा, यहां हो जाएगा सुनहरी। सुनहरी भविष्य की कामना करती हूं। समझ में आ गया? अगला, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो यहां पे 2 शब्दों की अशुद्धि दिया है, एक दर्शनीय और एक देखने योग्य। देखो, हमने शुरू में कहा था जब 2 शब्द अलग अलग एक वाक्य में आए और दोनों का अर्थ एक हो तो ज्यादातर बाद वाला शब्द हटाना पड़ेगा। ये वाक्य अशुद्धि का नियम है। तो देखो, दर्शनीय किसे कहेंगे? जो देखने योग्य हो, तो इसका भी मतलब यही है। और दूसरा खुद कह रहा है देखने योग्य हो, तो इसमें से अशुद्धि कहां है? यहां पे है। यानी ये कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। है की जगह क्या हो जाएगा? हैं। यानी बहुत सारे जगह हैं, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहां पे जब दर्शनीय दे दिया तो इसका भी मतलब देखने योग्य है, और खुद देखने योग्य खुद लिख दे रहा है, तो एक आप कैंसिल कर देंगे। कौन सा? देखने योग्य। समझ में आ गया? अगला देखिए, चौथा नंबर ये कह रहा है एग्जाम्पल, कि भक्ति काल के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे कोई युग है तो उसमें काल आता है,
ठीक है, उसी का एक मतलब समान पर्याय है कि एक युग है त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, उसी में तो काल आएगा ना। तो यहाँ पे दो अशुद्धि है, युग के युग गलत हो जाएगा, काल गलत हो जाएगा। अर्थात होगा क्या कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण युग कहा जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब सही सेंटेंस क्या हो जाएगा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब 3 नियम खत्म हो गया। चौथा नियम देखो, क्रिया संबंधी नियम। क्रिया किसे कहेंगे? खाना, पीना, जाना, आना, लड़ना, मारना, रोना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया संबंधी में जब देखेंगे तो पूर्वकालिक क्रिया, यानी कोई एक क्रिया करके दूसरी क्रिया कर रहा है तो वहां का नियम क्या होगा? तो देखो एक होगा कर, ठीक, तो कर सही हो जाएगा। लेकिन अगर कर के साथ के विभक्ति एक में लिख देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अथवा कर के साथ के विभक्ति को अलग लिखेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देख कर, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। देख कर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख कर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन देख करके गलत हो जाएगा। फिर देख कर एक में और के विभक्ति अलग कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सोहन फिल्म देख करके बाजार चला गया, तो पूर्वकालिक क्रिया किया। तो पूर्वकालिक क्रिया में देखो के विभक्ति देख कर के साथ है, हमने यहाँ कहा देख करके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे अशुद्धि कहाँ है? देख करके, यानी क्या हो जाएगा? देख कर, केवल देख कर होगा। यहां पे देखो हमने समझाया, तो सोहन फिल्म देखकर बाजार चला गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अब क्रिया संबंधी के 4 नियम है। पहला नियम देखो, पहला नियम है अनावश्यक क्रिया, यानी जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए पहले लिख दिया अनावश्यक क्रिया, यानी जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, पहला कह रहा है यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है, तो देखो लिखा गया एक क्रिया हो गया, वही क्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ग्रंथ खुद कह दिया कि यह विद्वत्तापूर्ण है। तो भैया जब विद्वत्तापूर्ण है तो अपने आप में वो क्या है? बढ़िया से लिखा गया है। तो यहां पे क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी लिखा गया कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अगला देखो, यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। देखो यहां भी क्या है? यहां पे क्रिया उपस्थित होना क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहां पहले से कह रहा है कि यहां अशोभनीय वातावरण है। तो वातावरण किसे कहेंगे? परिधन आवरण, आवरण से मिलकर बना पर्यावरण या वातावरण। हमारे जो कुछ सामने दिख रहा है वही तो वातावरण है, तो उसमें और उपस्थित होने की क्या जरूरत है? तो यहां पे उपस्थित जो है क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब वाक्य शुद्ध हो जाएगा, यहां अशोभनीय वातावरण है। उपस्थित क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके 3 नियम और देखते हैं। पहला नियम था, दूसरा आवश्यक क्रिया क्या होगा? ठीक है, इसके बाद समझते हैं। दूसरा नियम समझ लो। पहला मैं बता दिया अनावश्यक क्रिया, दूसरा देखो आवश्यक क्रिया, यानी क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक। देखो पहला एग्जांपल कर रहा है, उसने मेरा गाना और घर देखा। तो यहां पे उसने मेरा गाना, यहां पे क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सा? उसने मेरा गाना सुना। ठीक, तो सुनना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। अब वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। दूसरा देखो, वह सिलाई और हिंदी पढ़ती है। तो यहां पे रिक्त स्थान छोड़ दिया है, यानी क्रिया की आवश्यकता यहां पड़ेगी। कौन सी क्रिया? वह सिलाई सीखती है, सीखती और हिंदी पढ़ती है। अब वाक्य क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो जहां पे क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी उसे आवश्यक क्रिया का नियम के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा देखो, अनुपयुक्त क्रिया, यानी ऐसी क्रिया दिया रहेगा जो अनुपयुक्त है, उसको उपयुक्त क्रिया में लगना है। ठीक है, जैसे खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। खबर सुनकर मैं क्या हो गया? विस्मय हो गया। तो यहां विस्मय गलत है, विस्मित हो गया। क्या हो गया? विस्मित हो गया। खबर सुनकर मैं क्या हो गया? विस्मित हो गया। अब यह वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अगला, युग की मांग का बीड़ा कौन चबाएगा? दूसरा वाला देखो अशुद्धि का है, चबाएगा। यहां पे देखो, यहां पे बीड़ा का मतलब 2 चीजों से दिया गया है, बीड़ा और ये हो गया आपका बीड़ा।
एक बीड़ा का मतलब पान से है और एक बीड़ा का मतलब जिम्मेदारी से है। ठीक है, तो यहां पान खाने को तो नहीं कह रहा ना, क्योंकि पान को क्या किया जाता है, चबाया जाता है, और जिम्मेदारी को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। ठीक है, तो यहां पान खाने का कोई ऐसा सेंटेंस तो दिख नहीं रहा। युग की मांग यानी जिम्मेदारी का बीड़ा कौन चबाएगा, चबाएगा नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, उठाएगा। अब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। यानी अगर चबाएगा है तो गलत हो जाएगा, अगर पान से रिलेटेड रहता तब यहां पे होता क्या, चबाएगा, क्योंकि पान को क्या किया जाता है, चबाया जाता है। अक्सर जो पनवा खाता है चापुर चापुर किया रहता है, खाओ के अपना कपड़ा पड़ा गंदा कर लेता है, तो चबाना किसके लिए प्रयोग होगा, पान के लिए, जिम्मेदारी के लिए उठाना होगा। ठीक, लास्ट नियम देखो इसका, कह रहा है नियम अनियमित क्रिया। ठीक है, यानी कि नियम की आवश्यकता पड़ेगी, और कैसे नियम की आवश्यकता पड़ेगी, देखो यहां पे कृपया गंदगी ना करें, और दूसरा दिया दीवारों पर ना थूको। तो यहां पे देखो ना यहां पे गलत है और यहां पे ना गलत है। क्यों, क्योंकि दो चीज जान लीजिए, अगर आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक, तो न का प्रयोग होगा, अगर किसी को आदेश दे रहे हैं तो मत का प्रयोग होगा। इसको रट के याद कर लीजिएगा। अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां न का प्रयोग होगा, ना का नहीं होगा। और अगर किसी को आदेश दे रहे हैं तो वहां पे मत का प्रयोग होगा। जैसे यहां देखो कृपया, तो कृपया क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि गंदगी ना करें, तो ना के जगह क्या हो जाएगा, ना करें। ठीक, तो अब वाक्य क्या हो गया, शुद्ध हो गया। यहां देखो दीवारों पर ना थूको, मतलब आदेश कर रहा है। ठीक है, तो आदेश जब करेगा तो ना नहीं प्रयोग होगा, मत प्रयोग होगा, तो ना यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा मत थूको, दीवारों पर मत थूको। तो ये था आपका आज जो है अशुद्धि संबंधी दो नियम। एक जो था आपका विशेषण संबंधी अशुद्धि हो गया, और अगला मैंने आपको बताया था क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गया। ठीक है, ये था आज का विशेषण संबंधी अशुद्धि और क्रिया संबंधी अशुद्धि। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा संज्ञा से, फिर आपका अव्यय से, लिंग से, वचन से किस प्रकार की अशुद्धि वाक्य में देता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।